नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे ओम का नियम विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों के संयोजन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसके पहले ऑलरेडी मैंने डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित 2 क्लास ले रखा हूं, जिसमें मैंने आपको डियर स्टूडेंट पहली क्लास के माध्यम से इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पार्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया था, और दूसरी क्लास में डियर स्टूडेंट मैंने आप लोगों को 24 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाया था। आज की क्लास में डियर स्टूडेंट इस चैप्टर पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाने वाला हूं, और प्रत्येक क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने वाला हूं। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहने वाला है। एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे, और मैक्सिमम चांसेस है कि इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन में आपका 2 क्वेश्चन 100% न्यूमेरिकल होगा। इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा IERT एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट डेली सुबह के 10 बजे होती है, और जो मैथ की क्लास होती है डेली शाम को 4 बजे होती है। यदि आपको डेली बेसिस पर PDF चाहिए, चाहे मैथ का या फिजिक्स का, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप सिंपली जुड़ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। पेश करते हैं डियर स्टूडेंट आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है डियर स्टूडेंट, 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी 8 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी है। परिपथ में धारा मापने हेतु 0.2 ओम प्रतिरोध का 1 अमीटर प्रयुक्त किया गया है। अमीटर प्रतिरोध के कारण मापन में लगभग त्रुटि क्या है, ये आपको बताना है। अमीटर प्रतिरोध के कारण मापन में लगभग त्रुटि क्या है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट बिना अमीटर प्रतिरोध के परिपथ में कितनी धारा है वो निकालेंगे। उसके बाद से डियर स्टूडेंट जब हम अमीटर प्रतिरोध लगा देते हैं तब परिपथ में कितनी धारा है तब निकालेंगे, तब हमको क्लियर पता चलेगा कि कितना अमीटर प्रतिरोध में कितने की त्रुटि है। तो यहां से डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी E की जो वैल्यू बाबू दे रखा है वो आपको दे रखा है 5 वोल्ट, और क्या दे रखा है, तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल r की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 2 ओम की बैटरी 8 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी है, यानी कैपिटल R की जो वैल्यू है बाबू वो आपको दे रखा है 8 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ी है। परिपथ में धारा मापने हेतु 0.2 ओम प्रतिरोध का 1 अमीटर प्रयुक्त किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बिना अमीटर प्रतिरोध के परिपथ में धारा कितनी है वो निकाल रहे हैं।
तो हमारा अभी इस अमीटर प्रतिरोध की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं डियर स्टूडेंट आप लोगों का बिना अमीटर प्रतिरोध के परिपथ में धारा की वैल्यू निकालना हूं। तो यहां से आपका I बराबर क्या होता है, I बराबर आपका होता है विद्युत वाहक बल बटे का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में आपका आंतरिक प्रतिरोध प्लस का आपका बाहरी प्रतिरोध आ जाएगा, सारी वैल्यू रख दो। तो विद्युत वाहक बल की वैल्यू आपका 5 है, आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू 2 है और बाहरी प्रतिरोध की वैल्यू 8 है। तो यहां से I की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 बट्टे का 10, यानी आपको मिल जाएगा 0.5 एम्पियर। यानी कि डियर स्टूडेंट बिना अमीटर प्रतिरोध के परिपथ में जो धारा है वो आपका 0.5 एम्पियर है। अब हम देख लेते हैं कि अमीटर प्रतिरोध लगाने पर परिपथ में कितनी धारा है। तो I बराबर क्या होता है, विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध आपका R प्लस कैपिटल R तो है ही, लेकिन यहां पर हम धारा निकाल रहे हैं अमीटर प्रतिरोध के साथ। तो अमीटर का जो प्रतिरोध है वो आपका 0.2 ओम है। तो इसी में बाबू कर दो 0.2, इसी में ऐड कर दो 0.2, इसी को कैलकुलेट कर लो। तो I बराबर E की वैल्यू आपका 5 है, स्मॉल r की वैल्यू आपका 2 है, कैपिटल R की वैल्यू 8 है, प्लस का आपका हो जाएगा 0.2। तो I बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 5 बट्टे 8 2 10 और 0.2 यानी 10.2 मिलेगा। इसको आप भाग दीजिएगा तो 0.49 मिलेगा। अब देखो बिना अमीटर प्रतिरोध के जो धारा थी वो आपका 0.5 था, और जैसे ही मैंने अमीटर प्रतिरोध लगाया तो हमारी जो धारा है वो आपका 0.49 आ गई। तो कितने की त्रुटि आई, 0.5 हमारी धारा थी और अमीटर प्रतिरोध लगाने पर हमारी धारा 0.49 हो गई। तो कितने की त्रुटि आ रही है, 0.01 एम्पियर की त्रुटि आ रही है। यानी कि परिपथ में अमीटर प्रतिरोध लगाने पर जो हमारी त्रुटि आएगी 0.01 एम्पियर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखिएगा बाबू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, बराबर मान के n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आपका P है, तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर जो आपका है तुल्य प्रतिरोध वो आपका Q है। तो P बट्टे Q का मान बताओ। बोला है बराबर मान के n प्रतिरोधों को, तो मैं मान लेता हूं X प्रतिरोध हमारा जो है वो बराबर मान का है। बोला है बराबर मान के n प्रतिरोधों के, तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारा बराबर मान वाला प्रतिरोध है वो हमारा X है। जब n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध हमारा क्या आता है, P। तो श्रेणी क्रम में हमारा तुल्य प्रतिरोध बाबू क्या दे रखा है, श्रेणी क्रम में बाबू हमारा जो तुल्य प्रतिरोध दे रखा है वो आपका दे रखा है P। तो P बराबर हम X प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं, तो X प्लस X कितनी बार जोड़ रहे हैं, n टाइम तक जोड़ रहे हैं। तो ये आपका डॉट 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 xn तक जाएगा। तो यहां से P बराबर आपको क्या मिल जाएगा, NX। यानी कि बराबर प्रतिरोध को यदि हम n बार जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध P बराबर आएगा वो आपका NX आएगा। फिर बोल रहा है डियर स्टूडेंट, उसी बराबर प्रतिरोध को तुम समांतर क्रम में जोड़ते हो तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपका Q है। तो समांतर क्रम में क्या होगा तुल्य प्रतिरोध, 1/Q बराबर बाबू होगा 1/x प्लस का 1/x प्लस का 1/x, n टाइम तक जोड़ा जा रहा है तो प्लस का डॉट 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 1/x पे पावर n हो जाएगा। तो यहां से डियर स्टूडेंट 1/Q बराबर क्या मिलेगा, 1/Q बराबर आपको क्या मिलेगा, 1/Q बराबर आपको मिल जाएगा n/x। तो यहां से आप Q की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, Q की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा x/n। यहां तक सबको क्लियर है। मैंने बराबर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो हमारा NX मिला,
और बराबर प्रतिरोध को n बार समांतर क्रम में जोड़ा तो हमारा तुल्य प्रतिरोध x/n मिला। तो आपको P/Q की वैल्यू क्या होगी, A आपको बताना है। P/Q की वैल्यू क्या होगी, A आपको बताना है। तो P/Q की वैल्यू बाबू हम निकाल लेते हैं। तो P की वैल्यू आपका कितना है, स्मॉल n इंटू का x, और Q की वैल्यू आपका क्या है, x/n। तो यहां से x से कैंसिल होगा, n आपका ऊपर जाएगा तो बराबर आपको मिल जाएगा n², यानी P/Q की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको n² मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बस आप कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन को समझते जाओ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, दे रखा है डियर स्टूडेंट कि एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो आपका 1.5 वोल्ट है, तथा इसकी प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो आपका 1.2 वोल्ट है। इससे 0.5 एम्पियर की धारा ली जाती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ए आपको बताना है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है उसको आप नोट कर लो। तो क्या लिख रखा है, एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट है, यानी ई की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट। और क्या दे रखा है, तथा इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर 1.2 वोल्ट है, यानी V की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1.2 वोल्ट दे रखा है। इससे 0.5 एम्पियर की धारा यानी I बराबर आपको दे रखा है 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है, यानी स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, A आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था बाबू कि सेल के विद्युत वाहक बल E और विभवांतर में संबंध क्या होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल E और विभवांतर में क्या संबंध होता है, I बराबर आपका होता है बाबू, I बराबर आपका होता है E माइनस V बट्टे का आपका R होता है। I बराबर E माइनस V बट्टे का स्मॉल r होता है। आपको स्मॉल r की वैल्यू चाहिए तो यहां से आपको r बराबर मिल जाएगा E माइनस बी बट्टे का स्मॉल I। अब सारी वैल्यू रख दो। तो E की वैल्यू बाबू आपका है 1.5 और V की वैल्यू आपका है 1.2 और I की वैल्यू आपका कितना है 0.5। तो यहां पर आप रख दो 0.5। तो देखो 1.5 में से 1.2 घटाओगे तो 0.3 मिलेगा, और नीचे में आपका 0.5 है। एक अंक पे ऊपर भी दशमलव है, एक अंक पे नीचे भी दशमलव है, तो हम 10 से गुणा भी कर देते हैं और 10 से भाग भी कर देते हैं। तो r बराबर आपको क्या मिल जाएगा 3/5, 5 से काटोगे तो 0.6 आ जाएगा, यानी स्मॉल r की जो वैल्यू आएगी 0.6 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट से बता रहा हूं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। देखो होता क्या है ना, बच्चा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी को नहीं पढ़ता है और डायरेक्ट क्वेश्चन करने लगता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट और थ्योरी यदि आप अच्छी तरीके से क्लियर किए रहोगे ना, तो कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं डाउट होगा। बहुत सारे चैनल है कि बिना मतलब के मतलब कहीं से भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन ला के करवा रहे हैं व्यूज के चक्कर में, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यदि आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ना, तो सबसे पहले उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। बोला है 50 किलो ओम प्रतिरोध का वोल्टमीटर 5 वोल्ट तक माप सकता है। इसका परास यदि हम 15 वोल्ट बढ़ाने के लिए श्रेणी में लगाने हेतु आवश्यक प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले तुम हमें ये बता दो बाबू कि श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है। श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है,
तो श्रेणी क्रम संयोजन में डियर स्टूडेंट जो धारा का मान होता है ना, जो धारा का मान होता है ना, वो क्या होता है, समान होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है और समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। 50 किलो ओम प्रतिरोध का वोल्टमीटर 5 वोल्ट तक माप सकता है, तो आपका क्या होता है, आपका होता है बाबू I बराबर आपका होता है V/R। तो यदि हम पहली कंडीशन की बात करें कि 50 किलो ओम प्रतिरोध का वोल्टमीटर 5 वोल्ट तक माप सकता है, क्या फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में आपका 50 किलो ओम प्रतिरोध का वोल्टमीटर 5 वोल्ट तक माप सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए I1 बराबर क्या होगा, V की वैल्यू कितना है 5 वोल्ट, तो लो जी भैया मैं 5 वोल्ट रख दिया, और R की वैल्यू कितना है 50 किलो ओम, तो यहाँ पर आप रख दो 50 किलो ओम। तो यहाँ पर हम 50 ही रखते हैं क्योंकि यहाँ पर किलो ओम में आंसर दिया है, तो कोई चक्कर नहीं है, तो 50 ही रख दो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब डियर स्टूडेंट दूसरी कंडीशन में आपसे क्या बात हो रही है, दूसरी कंडीशन में यह बोल रही है कि यदि मैं वोल्ट को, यदि हम विभवांतर को 50 वोल्ट कर दे तो हमको कितने आवश्यक प्रतिरोध होगा, हमको कितना और आवश्यक प्रतिरोध होगा, ये आपको बताना है। तो दूसरी कंडीशन के अनुसार I2 बराबर क्या होगा, V2/R2। तो V2 की वैल्यू आपको कितना लेना है 15 वोल्ट। अब डियर स्टूडेंट ऑलरेडी आपका 50 किलो ओम प्रतिरोध था, मैं मान लेता हूं R प्रतिरोध यदि मैं और ऐड कर देता हूं, R प्रतिरोध यदि और मैं ऐड कर देता हूं तो 15 वोल्ट बढ़ाने हमारा काम हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला डियर स्टूडेंट कि 15 वोल्ट के लिए कितना और हमको प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, तो 50 तो पहले दिया था, मैं मान लेता हूं कि R प्रतिरोध की और हमें आवश्यकता होगी। अब इसी को कैलकुलेट कर लो। अब देखो I1 और I2 बराबर है ना, इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। तो I1 और I2 बराबर है, तो दोनों समीकरण को एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, तो मिल जाएगा आपको 5/50, 5/50 बराबर क्या मिलेगा 15/50 प्लस का R के रूप में। तो यहां से देखो 5 दहिया में कितना होता है 50 होता है। अब 15 गुणे 10 करोगे तो कितना मिलेगा 150 बराबर आपको मिल जाएगा 50 प्लस का R। तो R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 100 किलो ओम। R की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बाबू 100 किलो ओम मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमको 100 किलो ओम प्रतिरोध की आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। बोला है यदि दो प्रतिरोध आपके R1 है और R2 है, एक श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो उनका तुल्यांक प्रतिरोध क्या होगा, उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आपको बताना है। तो श्रेणी क्रम में R बराबर क्या होता है R1 प्लस का R2। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, दो प्रतिरोध R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दो, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा होगा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल सिंपल और आसान क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखना। देखो क्या बोला है, बोला है दो तारों में समान परिमाण की धारा प्रवाहित होती है। दो तारों में समान परिमाण की धारा प्रवाहित होती है, यानी हम क्या कह सकते हैं I1 बराबर आपका I2 है। क्यों? क्योंकि दो तारों में समान परिमाण की धारा प्रवाहित होती है। प्रथम ताबे का तार 2 मीटर लंबा है, प्रथम ताबे का जो तार है 2 मीटर लंबा है, यानी L1 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 2 मीटर है, जिसका व्यास 1 मिलीमीटर है। तो व्यास बाबू यदि आपका 1 मिलीमीटर होगा तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या आपका कितना होगा 0.5 मिलीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा आपका त्रिज्या होता है। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो 0.5 मिलीमीटर को यदि मैं मीटर में बदलूं तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 5 गुणे 10 पे पावर माइनस का 4 मीटर के रूप में। देखो यहां से दशमलव भी हटाया,
इसीलिए हमारा -1 पावर और आ गया, यानी 5 गुणे 10 पे पावर माइनस का 4 मीटर हो गया। ऐसे समझो जैसे 0.5 मिलीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 गुणे 10 पे पावर माइनस का 3 मीटर लिख सकते हैं। लेकिन जब यहाँ से दशमलव हटाओगे ना तो 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 4 मीटर हो जाएगा। अब क्या बोला है, दूसरा तार भी आपका ताबे का ही है और उसकी भी जो लंबाई है वो आपका 2 मीटर है, यानी L2 की जो वैल्यू है वो भी आपका 2 मीटर है। प्रथम तार के सिरों के बीच भी विभवांतर 5 वोल्ट है, यानी V1 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 5 वोल्ट। V1 की वैल्यू आपको दे रखा है 5 वोल्ट तथा दूसरे चार के बीच सिरों का विभवांतर 20 वोल्ट है, यानी V2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 20 वोल्ट। V2 की वैल्यू आपको दे रखा है 20 वोल्ट। तो दूसरे तार का व्यास क्या होगा ये आपको बताना है कि दूसरे तार का व्यास क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक चीज आप हमें ये बता दो डियर स्टूडेंट कि दोनों तारों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होगा कि नहीं। दोनों तारों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होगा कि नहीं, तो दोनों तारों के लिए डियर स्टूडेंट विशिष्ट प्रतिरोध का मान बिल्कुल समान होगा, क्योंकि दोनों ताबे के तार हैं और सबसे बड़ी बात है कि दोनों की जो लंबाई है ना वो आपका 2-2 मीटर है। दोनों की जो लंबाई है वो आपका 2-2 मीटर है और दोनों ताबे की तार हैं। तो इस तरीके से जो दोनों का विशिष्ट प्रतिरोध होगा ना वो आपका समान होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आओ डियर स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। आपने पढ़ रखा है कि R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए होता है। R बराबर क्या होता है, रो L बाई ए होता है। तो यदि हम पहले तार के लिए बात करें तो हमारा क्या आएगा, R1 बराबर आपका आएगा रो L1 बट्टे का A1 और दूसरे तार के लिए हम बात करें तो R2 बराबर आपका आएगा रो L2 बट्टे का A2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब R1 बट्टे R2 की वैल्यू निकाल लो, तो मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखो दोनों के विशिष्ट प्रतिरोध समान है तो रो से आप रो को कैंसिल आउट कर दो। अब डियर स्टूडेंट R1 बराबर क्या लिख सकते हो, R1 बराबर क्या लिख सकते हो विभवांतर के पदों में, तो आपको पता है बाबू कि V बराबर क्या होता है, I इंटू का R होता है। V बराबर I इंटू का R होता है। तो यहां से R की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, V बट्टे का I मिलेगा। R की वैल्यू निकालोगे तो V बट्टी I मिलेगा, यानी R1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V1 बट्टे का I1 और R2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V2 बट्टे का I2 के रूप में। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। R1 बराबर V1 बट्टे I1 और R2 बराबर आपका हो जाएगा V2 बट्टे का I2। यहां तक सबको क्लियर है बराबर। अब देखो ये आपका A2 जो है L1 के साथ जाएगा, A2 किसके साथ जाएगा, A2 बाबू आपका L1 के साथ जाएगा, तो आपको मिल जाएगा L1A2। क्या मिलेगा, L1A2। और नीचे में क्या मिलेगा, जो आपका L2 होगा ना A1 के साथ जाएगा तो L2 गुणे आपका हो जाएगा A1। अब देखो बोला है कि दोनों तारों में समान परिमाण की धारा प्रवाहित होती है, यानी I1 की जो वैल्यू है I2 के बराबर है। तो I1 से I2 को भी खत्म कर दो, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से डियर स्टूडेंट आपको मिल जाएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां से लेफ्ट साइड से आपको मिलेगा V1 बट्टे का V2 बराबर L1 और L2 की वैल्यू देखो क्या है, तो L1 की वैल्यू भी 2 मीटर है और L2 की जो वैल्यू है वो भी 2 मीटर है, यानी L1 और L2 भी समान है। तो यहां से आप L1 और L2 को भी खत्म कर दो तो मिल जाएगा आपको A2 बट्टे का A1। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब डियर स्टूडेंट यहां पर हम सारी वैल्यू रखते हैं, ध्यान से समझना। तो V1 की वैल्यू कितना है, तो V1 की वैल्यू आपका है बाबू 5 और V2 की वैल्यू कितना है आपका 20 बराबर A1 की वैल्यू कितना होगा। तो यदि आपका त्रिज्या R1 की वैल्यू 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 4 है तो A1 की वैल्यू क्या होगी, पाई R1 का होल स्क्वायर। तो पाई R1 की वैल्यू कितना है, 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 4। तो 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे 10 पे पावर माइनस का 8 हो जाएगा। बटे A2 की वैल्यू क्या होगी,
सॉरी यार, A2/A1 है ना, तो A2/A1 है तो इसको क्लियर कर लो। तो A2 बराबर क्या होगा, पाई R2 का होल स्क्वायर, और A1 बराबर क्या होगा, पाई R1 का होल स्क्वायर। तो पाई R1 की वैल्यू कितना है, 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 4, तो 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे 10 पे पावर माइनस 8 आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो, पाई से तुम पाई को काट दो, और क्या कटेगा, और क्या कटेगा, 5 से काटोगे 20 को तो 4 बार में कटेगा। 5 से काटोगे 20 को तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो यहां से डियर स्टूडेंट, यहां से डियर स्टूडेंट R2 का होल स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 25 गुणे 10 पे पावर माइनस का 8 और बट्टे का 4 मिलेगा। तो यहां से R2 की वैल्यू निकाल लो ना। तो यहां से R2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, देखो 25/4 का वर्गमूल आपको मिल जाएगा 5/2, और 10 पे पावर माइनस 8 का वर्गमूल मिलेगा 10 पे पावर माइनस का 4 के रूप में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या पूछा है, व्यास पूछा है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दोगुना होता है। यानी D2 की वैल्यू, डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, 5/2 गुणे 10 पे पावर माइनस का 4 है, गुणे इसी में 2 कर लो, तो 2 से 2 को खोपचे में भेज दो, तो 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 4। यानी D2 की जो वैल्यू होगी, दूसरे तार का जो व्यास होगा 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 4 है। यानी D2 की जो वैल्यू बाबू आ जाएगी वो आपका 0.5 mm आ जाएगा। यानी कि दूसरे तार की जो व्यास होगी वो आपका 0.5 मिलीमीटर होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको बताया है, जिससे आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना हो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, 6 ओम तथा 9 ओम प्रतिरोध के दो चालकों को समांतर क्रम में रखा गया है। इस प्रकार के 3 समुच्चयों को श्रेणी क्रम में रखा गया है। तो आपको बताना है समस्त संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा। क्या बोला है, 6 ओम और 9 ओम के दो प्रतिरोधों को हम पहले समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो हमारा रिजल्ट होता है ना, उसका हम 3 सेट लेते हैं। तो आपको बताना है उन तीनों सेटों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूं हमारा R1 की वैल्यू जो है वो आपका 6 ओम है, और R2 की जो वैल्यू है वो हमारा 9 ओम है। तो यहां से आप इन दोनों को क्या बोल रहा है, समांतर क्रम में जोड़ दो। तो समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, तो 1/R बराबर 1/6 प्लस का 1/9। तो यहां से 1/R बराबर क्या मिल जाएगा, 1/R बराबर क्या मिल जाएगा, 6 और 9 का एलसीएम ले लो 18। तो 6 3 18, 9 दूना 18, यानी 1/R की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 5/18। अब 5 या 15, 5 36, यानी R की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 3.6 ओम। R की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 3.6 ओम। अब बोला है इस प्रकार के 3 समुच्चयों को श्रेणी क्रम में जोड़ दो। इस प्रकार के 3 समुच्चयों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो मैं मान लेता हूं कि 3.6 ओम के 3 समुच्चयों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमारा तुल्य प्रतिरोध R डैश हो जाता है। तो R डैश बराबर R प्लस का R बाबू। अब रख दो R की वैल्यू 3.6 प्लस का 3.6 प्लस का 3.6, तो ऐड करोगे तो 10.8 मिल जाएगा। यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आपका 10.8 ओम होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला है एक चालक के सिरों का जो विभवांतर है वो आपका 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में किया गया कार्य क्या है। तो यह क्वेश्चन आपका ऑलरेडी मैंने पिछले चैप्टर में बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन करवाया है। देखो क्या बोला है,
विभवांतर 1.5 वोल्ट है, यानी V की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 1.5 वोल्ट। और क्या दे रखा है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी की वैल्यू आपका 1 है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो E बराबर आपका होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या पढ़ रखा है, V बराबर आपका होता है W/Q। तो यहां से यदि आप W की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, W की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगा PQ। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट कि Q बराबर N इंटू E होता है, तो W बराबर क्या होगा, तो देखो V है तो V ही रखो। अब Q बराबर क्या होता है, N इंटू E, यानी Q के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, N इंटू का E के रूप में। अब सारी वैल्यू रख दो, तो V की वैल्यू आपका है 1.5, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, और E की वैल्यू आपका है 1.6 गुणे 10⁻⁻19। कैलकुलेट करो तो देखो 15 छक्का 90, अब 15 एक 15, अब 15 और 9 कितना होता है 24, कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 2 अंक पे, तो 2.4 गुणे 10⁻⁻19 जूल कार होगा, कितना 2.4 गुणे 10⁻⁻19 जूल कार होगा। तो इस तरीके से देखो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बाबू, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो आज की क्लास में ना मैं पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं। जिसको भी टॉप रैंक गेन करना है, चाहे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में या IERT एंट्रेंस एग्जाम में, वो तो क्लास को पूरी तरह से जरूर देखेगा। और जिसको ऐसे ही घिस पिट के क्लियर करना है, हो ना हो वो अलग की बात है, तो वो आपका जा सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को मैं कवर करा रहा हूँ, आप ध्यान से सारी चीज़ों को समझो डियर स्टूडेंट। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगे। देखो क्या बोला है, बोला है 4 वोल्ट की एक बैटरी से 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो बैटरी से होकर प्रवाहित धारा क्या होगी, ए आपको बताना है। बैटरी से होकर प्रवाहित धारा क्या होगी, ए आपको बताना है। तो आपको V की वैल्यू कितना दे रखा है, V की वैल्यू आपको दे रखा है 4 वोल्ट, और क्या दे रखा है 1 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यानी आपका 1 और 3 मिलकर के 4 ओम आपका कुल प्रतिरोध हो जाएगा। धारा की वैल्यू बताना है, तो I बराबर बबुआ आपका होता है V/R। तो V की वैल्यू आपका है 4, R की वैल्यू है 4, 4 से कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 1 एम्पियर। यानी कि जो धारा का मान होगा वो आपका 1 एम्पियर होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, निम्न परिपथ में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है, ए आपको बताना है। ए और बी के बीच बाबू तुल्य प्रतिरोध क्या है, ए आपको बताना है। तो जो पहला आपको प्रतिरोध दे रखा है ना, वो आपका इस तरीके से दे रखा है, और पहले प्रतिरोध की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 100 ओम, और जो दूसरा प्रतिरोध है ना डियर स्टूडेंट, वो आपको दे रखा है 40 ओम। कितना दे रखा है 40 ओम। और जो तीसरा प्रतिरोध है ना, ये आपको कितना दे रखा है, तीसरा प्रतिरोध आपको दे रखा है 60 ओम। कितना दे रखा है, तीसरा प्रतिरोध आपको दे रखा है 60 ओम। तो आपको बताना है तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान से तुम देखोगे, ध्यान से आप देखोगे डियर स्टूडेंट, तो जो आपके 100 ओम और 60 ओम है, जो आपके 100 ओम और 60 ओम है, दोनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो जब इन दोनों प्रतिरोधों को 100 ओम और 60 ओम को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या आएगा, 100 और प्लस का 60, यानी कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 160 ओम। कब, जब हम 100 ओम और 60 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध हमारा 160 ओम होगा। अब ये जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, यह इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा है,
तो यहां से मैं मान लेता हूं कि 160 ओम को 40 ओम के साथ समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आपका आर डैश हो जाता है। तो 160 ओम को आप 40 ओम के साथ समांतर क्रम में जोड़ दो, तो यहां से 1/r डैश बराबर 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा 160, यहां से 1 और यहां से आपको मिलेगा 4। तो यहां से डियर स्टूडेंट 1/r डैश बराबर क्या मिलेगा, ऊपर से बबुआ मिलेगा 5 और नीचे से मिलेगा 160। तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी आर डैश की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगा 32 ओम। यानी कि जो आपका तुल्य प्रतिरोध होगा, जो तुल्य प्रतिरोध होगा आपका ए और बी के बीच, वो आपका कितना हो जाएगा 32 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर स्टूडेंट, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा। चित्र में ए और बी के बीच तुल्यांक प्रतिरोध क्या होगा, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसके बीच आपका तुल्यांक प्रतिरोध क्या है, ए आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट यार बिना पेन उठाए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ए और बी के बीच क्या बोला है, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ए आपको बताना है। तो तुम बता दो कि जो आपका ए 2 ओम का प्रतिरोध है और ए वाला जो 2 ओम का प्रतिरोध है, एक दूसरे से किस क्रम में जुड़े हैं, तो एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 1/r बराबर बाबू 1/2 प्लस का 1/2, तो यहां से 1/r बराबर आपको मिल जाएगा 2/2, 2 से 2 काट दो, तो r की वैल्यू कितना मिल जाएगा 1 ओम हो जाएगा। यानी ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका 1 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12। बोला है किरचॉफ का दूसरा नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम और किरचॉफ का प्रथम नियम किस पे आधारित होता है, तो जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम होता है बाबू, वो आपका आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। जो आपका किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वे आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, जिसे आप धारा का नियम अथवा संधि का भी नियम कहते हो। यहाँ पर बात की गई है किरचॉफ के दूसरे नियम की। तो जो आपका किरचॉफ का दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, जिसे हम विभवांतर का नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के दूसरे नियम को विभवांतर का भी नियम कहते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। यदि आपने अभी तक भी नहीं देखे हो, अभी तक भी बेसिक कॉन्सेप्ट थ्योरी नहीं देखे हो ना, तो जरूर देख लेना बाबू, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करवाया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, ध्यान से और आराम से समझना। देखो बोला है कि 2 सेल जिनमें प्रत्येक का जो विद्युत वाहक बल है ना वो आपका 1.5 वोल्ट है, तथा आंतरिक प्रतिरोध आपको दे रखा है कि 2 ओम है, समांतर क्रम में जुड़े हैं यह दोनों सेल 1 ओम प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं। तो परिपथ में धारा एम्पियर में क्या होगी, ये आपको बताना है। तो तुम हमें बता दो डियर स्टूडेंट कि सेलों के संयोजन में, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में आपका क्या होता है। तो सेलों के समांतर क्रम संयोजन में बाबू आपका I बराबर आपका होता है NE बट्टे का स्मॉल r प्लस का N इंटू का कैपिटल R होता है। यानी कि कुल विद्युत वाहक बल बटे का आंतरिक प्रतिरोध प्लस का कुल आपका बाहरी प्रतिरोध। ए आपका किस सीरीज में होता है, जब आपका समांतर क्रम में सेलों का संयोजन होता है तो आपका फार्मूला होता है, और श्रेणी क्रम संयोजन में जब आपका सेल जोड़ा जाता है तो I बराबर बाबू आपका होता है NE बट्टे का N इंटू स्मॉल r प्लस का कैपिटल R होता है। दोनों में फर्क बस इतना है कि समांतर क्रम संयोजन में हम लोग बाहरी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध लेते हैं, और जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है इसमें हम आंतरिक प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है समांतर क्रम संयोजन में। अब देखो क्या दे रखा है, 2 सेल जिनके प्रत्येक के विद्युत वाहक बल
5 वोल्ट है। तो एक सेल का यदि विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो 2 सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, तो 3 वोल्ट हो जाएगा, यानी कुल विद्युत वाहक बल आपका 3 वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद से आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध बाबू स्मॉल आर की वैल्यू आपको 2 ओम दे रखा है। और क्या बोला है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, दोनों सेल 1 ओम प्रतिरोध के हैं, यानी कि जो आपका बाहरी प्रतिरोध है ना, दोनों सेल किसके हैं, 1 ओम प्रतिरोध के हैं। तो एनआर बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 के रूप में। इसी को आप कैलकुलेट कर लो, इसी को आप कैलकुलेट कर लो। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एन ऑफ ई की वैल्यू आपका है 3 और स्मॉल आर की वैल्यू आपका है 2 और एन ऑफ आर की वैल्यू यानी कि कुल बाहरी प्रतिरोध की वैल्यू निकालोगे तो 2 आ जाएगा। तो 3/4 3/4 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0.75 0.75, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ऐसे प्रश्नों को डियर स्टूडेंट बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। देखो क्या बोला है, संलग्न परिपथ में, ए आपका संलग्न है, संलग्न परिपथ में R1 व R2 में बहने वाली धाराओं का अनुपात क्या है, ए आपको बताना है। यदि आपका फिगर विजुअल नहीं है तो मैं आपको विजुअल कर देता हूं। इस तरीके से आपका फिगर दे रखा है, यहां पर आपका R1 लगा हुआ है, R1 प्रतिरोध, और यहां पर आपका क्या है, यहां पर डियर स्टूडेंट आपका R2 प्रतिरोध है। कौन सा, R2 प्रतिरोध है। और इस तरीके से यहां पर भी आपका एक प्रतिरोध दे रखा है जिसकी वैल्यू इन्होंने दे रखा है 1 ओम है, जिसकी वैल्यू इन्होंने आपका 1 ओम दे रखा है। और यहाँ पर आपका 24 वोल्ट की बैटरी लगी है। तो आपको बताना है R1, आपको बताना है डियर स्टूडेंट कि R1 और R2 के बीच बहने वाली धाराओं का अनुपात क्या है। तो ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, तो जो आपका R1 है और R2 है दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपका जो धारा का मान होता है समान होता है। तो यहाँ पर जो धाराओं में अनुपात होगा वो आपका 1:1 हो जाएगा, यानी बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि R1 और R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है। तो 1:1 जो होगा ना, R1 और R2 के बीच का धाराओं का अनुपात हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में, एक टेलीफोन का, क्वेश्चन नंबर 15 आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। देखो क्या बोला है, एक टेलीफोन का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो आपको दे रखा है 4.2 माइक्रो ओम सेमी है। मात्रक को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 4.2 माइक्रो ओम सेमी है। यदि तार का व्यास आपका 1 सेंटीमीटर है तो 3.3 किलोमीटर तार का प्रतिरोध ओम में क्या होगा, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू तुमको दे रखा है ना उसको तुम नोट कर लो। एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 4.2 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो माइक्रो ओम को ओम में बदलने के लिए क्या करेंगे, माइक्रो ओम को ओम में बदलने के लिए इसमें हम 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आपका आ जाएगा ओम सेंटीमीटर में। मैंने अभी क्या किया, ये आपका माइक्रो ओम दिया था तो माइक्रो ओम को ओम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा किया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ए आपका किलोमीटर में है और यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो सबको हम मीटर में बदल देते हैं। तो ओम सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो आपका क्या होगा, 4.2 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, तो ओम सेंटीमीटर को ओम मीटर में बदलने पर 4.2 गुणे 10⁻⁻8 ओम मीटर हो जाएगा। फिर क्या बोला है, तार का व्यास आपका 1 सेंटीमीटर है, तार का जो व्यास है वो आपका 1 सेंटीमीटर है।
तो व्यास यदि 1 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 0.5 गुणे 10 पे पावर माइनस का 2 मीटर हो जाएगा। यानी r बराबर हम क्या लिख सकते हैं, r बराबर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 पे पावर माइनस का 3 मीटर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो लंबाई कितना दे रखा है, लंबाई बाबू आपको दे रखा है 3.3 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3300 मीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको प्रतिरोध R की वैल्यू निकालना है। तो प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R बराबर आपका होता है रो L बाई ए होता है। अब सारी वैल्यू रखो तो रो की वैल्यू कितना है, रो की वैल्यू आपका है 4.2 गुणे 10 पे पावर माइनस का 8। और L की वैल्यू कितना है, L की वैल्यू आपका है 3300 मीटर बटे A की वैल्यू कितना होगी, तो A की वैल्यू आपका पाई आर स्क्वायर होगी। तो पाई की वैल्यू में रख देता हूं 22/7 और R की वैल्यू कितना है 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 3। अब 5 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 25 गुणे 10 पे पावर माइनस का 6 हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है। अब देखो यहां पर पावर में माइनस का 8 है, यहां पर पावर में माइनस का 8 है और यहां पर आपका डबल जीरो है। तो डबल जीरो से पावर में जो आपका माइनस का 8 है ना, इसको हम 2 पावर कम कर देते हैं तो ये आपका 10 पे पावर माइनस का 6 हो जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है। मैंने 2 जीरो से 2 पावर को कम कर दिया, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू कटने वाली है। तो यहां से हम 11 से काट देंगे तो 11 दूना 22 और 11 तिया आपका कितना हो जाता है 33 हो जाता है। 11 तिया आपका कितना हो जाता है 33 हो जाता है। अब 10 पे पावर माइनस 6 से 10 पे पावर माइनस 6 भी काट दो तो मिलेगा क्या, मिलेगा आपको डियर स्टूडेंट R बराबर ऊपर से क्या मिलेगा 4.2 गुणे 3 के रूप में, तो 4.2 गुणे 3 के रूप में। और जो आपका नीचे में 7 है ना, ऊपर चला जाएगा तो गुणे आपका हो जाएगा 7 और नीचे में आपका कितना बचा, केवल और केवल 2 बच रहा है ना, तो 2 लिख लो। और क्या बच रहा है 25 बच रहा है तो 25 लिख लो। इसी का कैलकुलेशन आपको करना है। तो यहां पर हम 2 से काटेंगे तो देखो कितना मिलेगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी R की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 2.1 गुणे 21 और नीचे में आपको मिल जाएगा 25। अब देखो इसको तुम मान लो 21 है, कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए तो 21 गुणे 21 करोगे तो कितना मिलेगा 441। अब कितने अंक पे दशमलव लगाना है, एक अंक पे, तो लो जी भैया हम एक अंक पे दशमलव लगा दिए और नीचे बट्टे का 25। इसका आप कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको 1.764 आएगा, 1.764 ओम होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 16। तो ध्यान से समझिएगा, चित्र को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का फिगर है और किस कॉन्सेप्ट पर लगेगा। तो यह जो आपका फिगर दे रखा है ना बाबू, यह जो आपका फिगर दे रखा है ना, ये आपका क्या है व्हीट स्टोन सेतु है। व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता है, 4 प्रतिरोधों से जुड़े आपकी एक आकृति होती है। क्या होती है, व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है, 4 प्रतिरोधों से जुड़े एक आकृति होती है जिनमें आपको 3 प्रतिरोध ज्ञात होता है और चौथा प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है। तो इस तरीके से आपको फिगर दे रखा है, आपको बताना है ए और बी के मध्य का प्रतिरोध क्या होगा। तो ध्यान से बबुआ तुम देखोगे ना, ध्यान से बबुआ तुम देखोगे ना, तो जो आपका यह 10 ओम है और यह 10 ओम है, दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो यहां से मैं मान लेता हूं यह 10 ओम और यह 10 ओम जोड़ने पर हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होता है, हमारा जो बाबू तुल्य प्रतिरोध होता है वो आपका क्या आ जाता है, वो आपका आ जाता है R1। तो R1 की वैल्यू आपका 20 ओम हो गया। और यह दोनों प्रतिरोध भी आपका क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो इसको तुम मान लो R2। तो यहां से भी आप 10 और 10 जोड़ोगे तो 20 ओम आपका यहां से भी मिल जाएगा। अब देखो यह दोनों प्रतिरोध और यह दोनों प्रतिरोध
एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/20 प्लस का आपका हो जाएगा 1/20, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा 20 आपका एलसीएम आएगा, ऊपर में 2 से काटोगे तो 10 बार में, यानी r की जो वैल्यू आएगी वो आपका 10 ओम मिल जाएगा। r की जो वैल्यू आएगी वो आपका 10 ओम मिल जाएगा, यानी कि जो आपका a और b के मध्य प्रतिरोध होगा 10 ओम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पर। फिगर देख करके तुम बताओ बाबू, फिगर देख करके बताओ कि यह जो फिगर है किसका है। मैं फिगर को विजुअल कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। फिगर बाबू देखो आपका इस तरीके से दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका धारा आई है, ठीक है, और यहाँ पर एक धारा आपका इस तरीके से है जो आपका बाहर की तरफ निकल रही है, जो आपको दे रखा है 5 एम्पियर। कितना है ये आपको दे रखा है 5 एम्पियर। उसके बाद से क्या दे रखा है, ए आपका एक धारा इधर जा रही है जो कि बाहर की तरफ जा रही है, ए आपका है 3 एम्पियर, और एक धारा आपका इधर की तरफ आ रही है जो कि आपका है 2 एम्पियर, और एक धारा आपका इधर है जो कि आपका है 4 एम्पियर। तो सबसे पहले फिगर को देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो हमारा फिगर है किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित, किरचॉफ के पहले नियम पर आधारित आपका फिगर है। तो किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार क्या होता है, किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली जो धाराओं का योग होता है ना, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार डियर स्टूडेंट, संधि की ओर आने वाली जो धाराओं का योग होता है ना, वो आपका संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग कर लो, तो संधि की ओर कौन आ रहा है, एक आपका आई आ रहा है, तो ले लो भैया आई। और कौन सी धारा आ रही है संधि की ओर, 4 एम्पियर। और कौन सी धारा आ रही है संधि की ओर, 2 एम्पियर। ये आपका संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग हो गया। बराबर कर दो संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, तो संधि से दूर आपका 5 एम्पियर जा रहा है और 3 एम्पियर जा रहा है, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 5 प्लस का 3, तो यहाँ से आई की वैल्यू निकालोगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना, आई की वैल्यू निकालोगे तो 2 एम्पियर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हो। आ जाओ इस क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन आपका देखने में लग रहा होगा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। बोला है दिए गए चित्र में बिंदु x एवं y के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। तो एक बार मैं आपको बाबू विजिबल कर देता हूं, यदि आपका विजिबल नहीं है तो इस तरीके से मैं आपको फिगर अच्छी तरीके से विजिबल कर देता हूं। आप ध्यान से बाबू समझना, आप ध्यान से समझना। मैं एक बार फिगर को विजिबल कर देता हूं। तो इस तरीके से आपका फिगर है, ठीक है, इस तरीके से आपका फिगर है, और बीच में भी एक प्रतिरोध जोड़ दिया है यूं यूं करके, ठीक है। तो यहाँ पर ए आपका x है, और यहाँ पर आपका y है, यहाँ पर आपका p है, और यहाँ पर आपका z है। और जो सारे प्रतिरोध है ना वो कितने कितने ओम के हैं, जो सारे प्रतिरोध हैं वो आपका 3 ओम के हैं, यानी 3 ओम यहाँ पर भी है, 3 ओम यहाँ पर भी है, 3 ओम यहाँ पर भी है, और 3 ओम यहाँ पर भी है, और 3 ओम यहाँ पर भी है। तो आपको x और y के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तुम हमें ये बता दो कि ये दोनों जो आपके प्रतिरोध हैं, ये दोनों जो आपके प्रतिरोध हैं किस क्रम में जुड़े हैं, तो ये दोनों जो आपके प्रतिरोध है ना श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो मैं मान लेता हूं कि आपका 3 ओम ए वाला प्रतिरोध और 3 ओम ए वाला प्रतिरोध दोनों को जोड़ने पर जो हमारा प्रतिरोध आ रहा है वो आपका R1 आ रहा है। तो दोनों आपका श्रेणी क्रम में है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 ओम। तो जैसे ही इन दोनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दोगे ना, तो आपका फिगर किस तरीके से बन जाएगा, आपका फिगर इस तरीके से बाबू बन जाएगा। ध्यान से देखना, आपका फिगर बाबू इस तरीके से बन जाएगा, ध्यान से देखना इस तरीके से। और यहाँ पर आपका यह जब दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे तो इस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा। अब देखो जब इन दोनों को आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो यह प्रतिरोध आपका हो जाएगा 6 ओम,
और ए तो आपका 3 ही है और ए भी आपका 3 ही है और ए भी आपका 3 ही है। अब आप हमें ये बता दो कि जो आपका यह वाला 3 ओम है और यह वाला 6 ओम है, दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? तो यह वाला 3 ओम और यह वाला 6 ओम दोनों आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़ने पर मैं मान लेता हूं इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपका R2 है। तो R2 कर देते हैं, 3 ओम और 6 ओम के जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध है वो हमारा R2 है, तो 1/3 हो जाएगा प्लस का 1/6 हो जाएगा। तो यहां से 1/R2 बराबर क्या मिल जाएगा? 6 एलसीएम मिलेगा। ऊपर आपका 3 दूना 6, 6 कम 6, यानी R2 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 ओम। R2 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 ओम। तो जैसे ही डियर स्टूडेंट इन दोनों प्रतिरोधों को, जैसे ही डियर स्टूडेंट इन दोनों प्रतिरोधों को आप समांतर क्रम में जोड़ दोगे ना, तो आपका जो फिगर होगा इस तरीके से आ जाएगा। आपका जो फिगर होगा वो आपका इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें पहला प्रतिरोध आपका 3 ओम होगा और इन दोनों को जो प्रतिरोध जोड़ोगे ना ये सेंटर में आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपका 2 ओम है। और जो तीसरा प्रतिरोध होगा ना वो आपका 3 ओम होगा। अब देखो ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो तीनों को जोड़ दो तो 3 दूना 6, 2 8 ओम, यानी 8 ओम जो होगा ना तुल्य प्रतिरोध होगा एक्स और वाई के बीच। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, बोला है 4 सेल जिनका विद्युत वाहक बल आपका 2 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है, सीरीज में जुड़े हैं। सीरीज का मतलब क्या? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। उस बैटरी को 1 अमीटर आंतरिक प्रतिरोध नगण्य मान लो, 1.6 ओम का प्रतिरोध एवं आर प्रतिरोधक से सीरीज में जोड़ने पर आपका 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, ए आपको बताना है। तो आपने क्या पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है आई बराबर क्या होता है? आई बराबर आपका होता है, आई बराबर आपका होता है एन ई बट्टे का एन आर प्लस का कैपिटल आर। यह फार्मूला कब अप्लाई करते हो? जब आपकी बैटरी श्रेणी क्रम में हो, यानी कि सेलों के संयोजन के श्रेणी क्रम संयोजन में आपका जो I बराबर होता है एन ई बट्टे एन आर प्लस आर होता है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में जोड़ने की बात की गई है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने की बात की गई है। तो सारी वैल्यू रख दो। तो यहाँ पर कितने सेल है? 4 सेल की बात की गई है। तो एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो आपका 2 वोल्ट है। तो 4 सेल का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 8 वोल्ट हो जाएगा। एक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो आपका 2 वोल्ट है, तो 4 सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो आपका 8 वोल्ट होगा। अब देखो एक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है 0.1 ओम है, तो 4 सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो आपका क्या होगा? 4 गुणे 0.1 यानी आपका 0.4 ओम हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो एक आपको बाहरी प्रतिरोध दे रखा है 1.6 ओम, तो बाहरी प्रतिरोध R की वैल्यू आपको दे रखा है 1.6 ओम। और देखो यहाँ पर देखो एक प्रतिरोध R के रूप में दे रखा है ना, तो बाहरी प्रतिरोध को आप R डैश ले लो, यानी R डैश की वैल्यू 1.6 ओम है और एक प्रतिरोध आपका R और है, तो इसी में प्लस का R और कर लो, या तो बाहर ही लिखो कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रतिरोध R आपका और है, तो यहाँ से आप सारी वैल्यू रख दो। तो I की वैल्यू कितना है? I की वैल्यू आपका 2 एम्पियर है, तो 2 बराबर N ऑफ E की वैल्यू आपका 8 है। अब यहाँ पर कुल प्रतिरोध आता है। I बराबर क्या होता है? कुल विद्युत वाहक बल बट्टे का कुल प्रतिरोध। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध आपने देखा है 0.4 है, और यहाँ पर एक आपका बाहरी प्रतिरोध लगा है 1.6 ओम का। कितने ओम का? 1.6 ओम का बाहरी प्रतिरोध लगा है, और इसके अलावा एक प्रतिरोध और R लगा है। तो लो जी भैया हम R और लगा दिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसी को कैलकुलेट कर लो, तो 2 से काटोगे तो 2 चौक को 8 मिल जाएगा, यानी क्या मिलेगा? 4 बराबर आपको क्या मिलेगा? 1.6 में 0.4 जोड़ोगे तो 2 प्लस का कैपिटल R मिलेगा, यानी R बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 2 ओम मिल जाएगा। R बराबर आपको क्या मिल जाएगा? 2 ओम मिल जाएगा।
यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे ना, मैंने टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास किया है, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना हो। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।